हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम का कोर्स अपना स्टार्ट हो गया है। टेली प्राइम विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ अपन ने इसको स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया है कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इनमें क्या अंतर होता है। और फिर हमने स्टार्ट कर दी थी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, और आपने कुछ टर्मिनोलॉजी देख भी ली है। पिछले वीडियो में अपन ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो सारी एक बार आपको हमने बता दी है, और थोड़ी रह गई है जिसको कि अपन आज कवर कर रहे हैं दोस्तों पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों पहले पार्ट 1 आप जरूर से देख लें, तभी आपकी लिंक बन पाएगी, तभी आप इस कोर्स का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो हम टेली प्राइम शुरू करने से पहले कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अकाउंटिंग की थ्योरी हम क्लियर कर रहे हैं, तो इसका आप पूरा पूरा लाभ लीजिए। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। हमने पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट 1 में हमने बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, और गुड्स के कितने पार्ट है आपके उसमें, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। स्टॉक कब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कब बन जाता है ये भी आपको बता दिया गया है। तो इस पर अपन बात कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए। उसके अलावा हमने डेटर्स भी देख लिया था क्या होते हैं, क्रेडिटर्स भी देख लिया था, लोन कितने प्रकार के हो सकते हैं, बिजनेस में ट्रांजेक्शन कितने प्रकार से होते हैं ये भी देख लिया आपने, एंट्री क्या होता है, और डिस्काउंट कितने प्रकार के हो सकते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। आज हम आगे की बात कर रहे हैं। एक शब्द है टर्नओवर, जिसको आपने सुना होगा। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि टोटल सेल, टोटल सेल आपकी कितनी हुई है, भले वो आपकी कैश सेल्स हो या आपकी क्रेडिट सेल हो, है ना, दोनों को मिला के आपकी जो टोटल सेल होती है उसी को बोला जाता है टर्नओवर। यदि कोई आपसे पूछता है कि कितनी टर्नओवर होगी, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि अभी तक आपकी कितनी टोटल सेल हो गई है। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को मिला के अपन टोटल सेल जो भी हुई होगी उससे उसका मतलब होता है, उसी को बोला जाता है टर्नओवर। ठीक। दूसरा इसमें फिर अगला है, इसमें फिर वाउचर। वाउचर मतलब होता है कि प्रमाण। आपके बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके बिजनेस में, जिसको कि आप बुक्स में एंट्री करते हैं, तो बुक्स में एंट्री करने के पहले एक आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए कि ये लेन देन वास्तव में हुआ है। वाउचर का मतलब क्या होता है, एक ये प्रमाणक के रूप में काम करता है, ये एक प्रमाण होता है, एक सबूत होता है। तो कोई भी एंट्री अगर हम अकाउंटिंग में करते हैं उसके पीछे उसका एक आधार होना चाहिए कि हमने किस आधार पर एंट्री करी है। जैसे आपने कोई माल अगर बेचा है तो आप क्या बनाते हैं, सेल बिल बनाते हैं, तो इसके अंदर आपका बिल भी कवर हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी आप रसीदें बनाते हैं वो भी आपका हो जाएगा। जो भी आपको टेलीफोन बिल मिलता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिलता है वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो वाउचर से मतलब सिर्फ एक वाउचर अपन बनाते हैं रिसीट पेमेंट के टाइम पे, वही नहीं है। वाउचर का मतलब होता है कि प्रमाण, है ना, वो प्रमाण बड़े बिल के रूप में हो, एक रसीद के रूप में हो, या लिखित में कुछ भी लिखा हो, वो सारे आपके प्रमाण कहलाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप कोई माल बेचते हैं तो आप एक बिल तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं सेल बिल। और जब आप माल खरीदते हैं तो सामने वाली पार्टी आपको एक बिल देती हुई कहलाती है आपकी परचेज बिल, है ना। तो ये सारे बिल जितने भी होते हैं आपके वाउचर का ही काम कर रहे हैं। या आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं या आप किसी पार्टी से पैसा लेते हैं तो उसकी भी रसीद बनती है ना। उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो बिल अपने आप में क्या एक प्रमाण है। तो कोई भी एंट्री अगर अकाउंट में होती है तो उसके पीछे एक सबूत होना चाहिए, एक कि आपने किस बेस पे एंट्री करी है उसका एक प्रमाण होना चाहिए। इसलिए जनरली व्यापारी क्या करते हैं कि छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसका भी एक बिल अपने पास रखते हैं, वही आपका वाउचर होता है। उसके अलावा एक देके रखा है इसमें बेड डेट्स। आपने एक डेटर्स के बारे में पढ़ा था। डेटर्स मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जिनको भी आप उधार माल बेचते हैं वो सारे आपके डेटर्स कहलाते हैं, है ना। तो जो डेटर्स आपको टाइम पे पैसा दे देते हैं या पूरा पैसा आपको दे देते हैं वो तो आपके गुड डेट्स हो गए हैं, मतलब ऐसे ऋण जो कि आपको पूरे पूरे मिल गए हैं। मतलब आप चाहें तो इस डेट्स को, इस ये जो ऋण होता है आपका, इसको आप 3 भागों में भी बांट सकते हैं। एक कहलाएगा आपका गुड डेट्स, एक कहलाएगा ये आपका बेड डेट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक है आपका डाउटफुल डेट्स। तो क्या होता है कि व्यापारी बहुत अनुभवशील होता है, उसको पता रहता है कि मार्केट से अगर उसको मान लीजिए कि 10 लाख रुपए लेना बाकी है सभी लोगों से, क्योंकि मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपको उधार पे भी माल बेचना पड़ता है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए लेना है तो उसको पता होता है कि मुझे 10 लाख पूरे मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है, कहीं ना कुछ तो मुझे लॉस होगा, कोई ना कोई मुझे पार्टी पैसा नहीं भी देगी, है ना। तो वही हो जाती है आपकी बेड डेट्स। तो वही कहने का मतलब है कि जब भी आप
कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यापारी अगर काम करता है मार्केट में, तो ये मान के चलता है कि कुछ ना कुछ तो उसको बैड डेट्स होना ही है। मतलब कोई उसको ऋण, आप उसको पैसा नहीं मिला, कहने मतलब ये हुआ, और उसको मिलने की संभावना ही नहीं, खत्म ही होगी, मिलना ही नहीं अब तो, मतलब वो बैड डेट्स ही हो गया पूरी तरीके से। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपके जो डेट्स होते हैं उसको भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वो पैसा जो कि आपको मिल गया है उधार देने के बाद पूरा की पूरा, वो आपके गुड डेट्स कहलाएंगे। जो नहीं मिला है आपको, ठीक है, डूबत, आपको डूबे गया पैसा, तो वो कहलाएगा आपका डूबत ऋण, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और फिर जब व्यापारी को पता पड़ जाता है कि हाँ ऐसा होता ही है, हर साल ही होता है, तो वो ये मान के चलता है कि कुछ ना कुछ तो डूबेगा सही, उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स, कि डूबा नहीं है लेकिन वो डाउट से कि इसमें कुछ ना कुछ डूबेगा। 10 लाख अगर लेना है तो पूरे के पूरे 10 मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है। कोई 50-60 हज़ार रुपये का तो लॉस होना ही है मुझे, तो कुछ अगर कोई डाउट्स है तो वो उसके लिए फिर प्रोविजन भी बनाता है। तो आगे अपन प्रोविजन के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली में प्रोविजंस क्या होते हैं। तो ये इन्हीं जो डाउटफुल डेट्स होते हैं उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। तो बेड डेट्स का मतलब होता है कि डूबत ऋण, जो पैसा आपका डूब गया है, पार्टियों से लेना था लेकिन आपको नहीं मिल पाया, उसको बोलते हैं बेड डेट्स। उसके बाद है अकाउंट, मतलब खाता। जैसे आपके बैंक में आप अपना एक खाता खोलते हैं, खाते से तो आप परिचित ही हैं, है ना। आप लेजर में भी क्या करते हैं, आपकी तो लेजर बुक होती है, जितने भी आपने जनरल में जो आप एंट्री करते हैं कि भाई इस अकाउंट को डेबिट करो, इस अकाउंट को क्रेडिट करो, फिर उन सब का एक एक अकाउंट आप क्या करते हैं लेजर में बनाते हैं। तो अकाउंट मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर जो नाम आपने लिखा है उससे संबंधित सारे लेन देन, सारे ट्रांजेक्शन आप उस खाते के अंदर लिखते हैं, वो कहलाता है उसका अकाउंट। और फिर मालूम पड़ता है कि वास्तव में पोजीशन क्या है, कितना उसे लेना है, कितना उसको देना है। और इस खाते से संबंधित है आपका डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। डेबिट क्रेडिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब कि हर जो लेजर होता है, हर जो अकाउंट होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। तो जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप खाते का अगर यहाँ पे नाम लिखते हैं तो ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला होता है ये आपका क्रेडिट पक्ष कहलाता है, और लेफ्ट वाला आपका कहलाता है डेबिट पक्ष। तो जब आप लेजर में उसका अमाउंट लिख देते हैं तब वो पर्टिकुलर खाता या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। जनरल में जो आप एंट्री कर रहे हैं उसमें जस्ट आप बताते हैं कि कौन कौन से 2 लेजर पे इफेक्ट पड़ा है, जो कि डेबिट होंगे या फिर एक क्रेडिट होगा आपका। लेकिन जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं तब एक्चुअली में वो डेबिट क्रेडिट होता है ना। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब ही ये होता है कि लेन देन, मतलब डेबिट मतलब लेना और क्रेडिट मतलब देना। तो एक अकाउंट लेने वाला होता है और एक अकाउंट आपका देने वाला होता है, ठीक है। अब वो भले कैश के रूप में ले रहा हो, चेक के रूप में ले रहा हो, या कोई सेवाएं ले रहा हो, या कोई प्रॉमिस ले रहा हो किसी पार्टी से, है ना। डेबिट का मतलब ही ये होता है कि लेना, और क्रेडिट मतलब देना। तो कौन सा अकाउंट दे रहा है या कौन सा अकाउंट ले रहा है उसकी बात हो रही है। जैसे आप किसी पार्टी को अगर माल बेच रहे हैं तो वो आपको कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, मतलब कैश क्या है, इस अकाउंट के थ्रू आपके क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इसलिए आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, है ना। और सेल अकाउंट को आप क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, मतलब इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका माल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ये क्या हो गया, देने वाला हो गया, ये कहने का मतलब है ना। तो आप क्या लिखते हैं भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कहने का मतलब ये होगा कि कैश अकाउंट से आप क्या कर रहे हैं, कैश को रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और सेल अकाउंट से आपके यहाँ का जो माल है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, इस अकाउंट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप पार्टी को क्रेडिट पे अगर माल बेचते हैं तो आप क्या करते हैं, पार्टी का नाम लिख देते हैं। फिर जैसे एबीसी एंड कंपनी, तो आप क्या करते हैं, एबीसी कंपनी डेबिट टू सेल अकाउंट। अब सेल अकाउंट के थ्रू ठीक है कि आप सेल अकाउंट के थ्रू उसको माल दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपने एबीसी कंपनी लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसने अगर पैसा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं इसने आपको प्रॉमिस करा है कि भैया मैं आपको 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा। तो अभी आपने इससे एक प्रॉमिस ले लिया है, तो लेने का ही काम हो रहा है। डेबिट का मतलब ही होता है लेना, और क्रेडिट मतलब देना। इसलिए अपन क्या करते हैं, एबीसी अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसने एक आपको प्रॉमिस दे दिया कि मैं आपको दूंगा पैसा। और जब वो आपका प्रॉमिस निभाता है तो अपन क्या करते हैं, फिर कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और एबीसी अकाउंट को फिर क्रेडिट कर देते हैं कि अभी देने वाला भी है, एबीसी अकाउंट है, इसके थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है, और कैश अकाउंट के थ्रू आप क्या करते हैं, पैसे को लेते हो। तो ये इसका एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ठीक। तो डेबिट क्रेडिट से ये मतलब इसका। अगला इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल इवेंट्स। आपको बता ही दिया कि अकाउंटिंग का संबंध ही किससे है, मुद्रा से है, अंकों से है, वैल्यू से है। कोई भी घटना आपके बिजनेस में घटती है या कोई भी लेन देन होता है, उसका संबंध अगर आप उसको वैल्यू में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ये मैंने आपको पहली थ्योरी में बताई थी कि सबसे बड़ा ये गुण है इसका, कि जो भी घटना होती है या जो भी लेन देन होता है
उसका वित्त से, उसका मुद्रा से, उसका आपके अमाउंट से संबंध होना चाहिए। कि आप जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में आग लग गई, और आग लगने से क्या हुआ, कुछ माल आपका जल गया, भस्म हो गया, तो आप बता सकते हैं कि कितने रुपए का माल हमारा खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है ना। तो ये जो घटना घटी है, चूंकि आप उसके वैल्यू में बता सकते हैं, या आपके यहाँ चोरी हो गई, कोई आपका ऑफिस बॉय जो है 2-4 हज़ार रुपये आपके यहाँ का चोरी करके ले गया था, आप बता सकते हैं कि हाँ चोरी हो गई, ये घटना घटी है, तो इसकी आप एंट्री करते हैं बकायदा। क्यों? क्योंकि आप उसके वैल्यू में बता सकते हैं कितने का लॉस हुआ है आपका। लेकिन ऐसा कोई लॉस हो जाए जिसको आप वैल्यू में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती है। तो अकाउंटिंग में आप इस बात का ध्यान रखें कि उसका वित्तीय घटनाओं से संबंध होना बहुत जरूरी है, उसका वित्त से मतलब मुद्रा से संबंध होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती है। अगला है इसमें फिर कमीशन। कमीशन आपको पता ही, कमीशन या ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं उसको, दलाली मतलब, है ना। आप किसी के लिए भी अगर कोई व्यापारिक कार्य में अगर सहयोग करते हैं, है ना, अगर आप व्यापारिक कार्य में सहयोग करते हैं और उसके बदले में कुछ भी आपको दिया जाता है, वो एज ए कमीशन ही माना जाता है। जैसे किसी का माल ही आपने बिकवा दिया, तो उसके रूप में जो आपको कुछ भी पैसा मिल गया है ना। किसी के माल को बिकवाने में अगर आपने प्रचार कर दिया, उसका सहयोग कर दिया, मतलब व्यापारिक कार्य से संबंधित अगर आप कुछ भी सहयोग करते हैं किसी के लिए, और उसके बदले में जो भी आपको पैसा मिलता है या आप देते हैं, उसकी एंट्री जनरली कमीशन में की जाती है या ब्रोकरेज में की जाती है ना। तो ये ध्यान रखें कि कमीशन या ब्रोकरेज उसी को बोला जाएगा जहाँ पर आपके व्यापारिक कार्य में किसी ने कुछ सहयोग करा है, तो आपको या तो देना पड़ रहा है कमीशन, या आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है, दोनों ही एंट्री इसमें संभव है। अगला फिर इसमें है असेट्स और लाइबिलिटी। हालांकि इसका मैं अलग से दोस्तों, ये जो आपका असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल, ये बहुत मूल आपके शब्द हैं, ये अकाउंटिंग का बेस है। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से इसके बाद ही अपन देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, और इसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, यही आपका बेस है एक्चुअली में। ठीक, अभी तो ये इसके साथ में ये आ रहा है, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी इसको डीप में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। ठीक, तो अभी ये बता रहे हैं कि असेट मतलब आपको पता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे संसाधनों को यूज़ करना होता है। आप बहुत सारे संसाधन लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। आपने मान लीजिए एक लैंड भी खरीदी, फिर आपने एक बिल्डिंग भी बनाई, है ना। आवागमन के लिए आपने कार भी खरीदा, फिर आपने फर्नीचर भी लगाया, और जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं वो गुड्स भी आपने खरीदा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने तो यही सोच के खरीदा था ना, आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने तो यही सोच के स्टार्ट करा है कि ये बिजनेस बहुत चलेगा जब तक मैं हूँ। भाई आपने बिजनेस स्टार्ट इसलिए करा ना कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ इसी के साथ में कमाऊँगा, यही मेरी जीविका का साधन है। तो ये बिजनेस कब तक चलेगा ये आपको नहीं पता, लेकिन अपन तो ये मान के चलते हैं कि लंबे समय तक बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया, जब तक हम रहेंगे बिजनेस हमारा चलेगा। हमेशा अपन पॉजिटिवली लेके सोचते हैं, वो चलता है। अपन यूँ नहीं बोलते भाई 1 साल के लिए कर रहा हूँ मैं तो बिजनेस, 2 साल के लिए कर रहा हूँ, नहीं। आपने कोई भी व्यापार अगर शुरू करा है, कोई दुकान आपने डाली है, आप ये मान के चलते हैं कि अपन उसको लंबे समय तक चलाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग के जो लॉ है वो ये कहते हैं कि आपको हर साल जो है आपके बिजनेस में क्या चल रहा है इसकी पोजीशन आपको रखनी होती है। तो आपको हर साल कुछ जो है रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है साल के एंड में। तो ये जो उन्होंने एक साल का पीरियड बांट दिया है, ठीक है। आपका बिजनेस तो बहुत लंबा चलेगा, सबको पता है वो तो, ठीक। लेकिन ये जो उन्होंने आपके बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए ये जो उन्होंने एक साल का पीरियड जो बांट दिया है, इसी को बोलते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो अप्रैल से मार्च तक का जो पीरियड जो डिसाइड किया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो क्लोजिंग आपकी क्या होती है 31 मार्च, और 1 अप्रैल आपकी स्टार्टिंग होती है किसी भी बिजनेस की। सॉरी, आपने बिजनेस कभी भी स्टार्ट करा हो, है ना, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो एक ही साल की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इस एक साल को बेस मानते हुए, क्योंकि अब आपने तो भैया अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली है 40-45 लाख की, है ना, तो ये बिल्डिंग थोड़ी ना कि देखो 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। या कोई आपने 10 लाख की कार खरीद ली तो क्या 1 साल में ख़त्म थोड़ी हो जाएगी वो, उसका बेनिफिट तो आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा, है ना। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या होता है कि जो भी आपने वस्तुएं खरीदी है वो आपके लिए असेट बन जाती है, क्योंकि उसका यूज़ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मिलेगा। और जब तक किसी वस्तु की पूरी वैल्यू का आप बेनिफिट नहीं ले लेते हैं तब तक वो आपकी असेट्स होती है, ये ध्यान रखें। और जितना आपने उसकी वैल्यू को यूज़ कर लिया है वो आपकी एक्सपेंसेस बन जाती है, ठीक है। आगे और मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तो असेट मतलब क्या हो गया कि जिस वस्तु का हमको अभी बेनिफिट लेना बाकी है
जिसका उपयोग हमको अब करना ही बाकी है ना हमारे, वो हमारी असेट कहलाती है। ठीक। और जो लाइबिलिटीज होती है आपकी, जो लाइबिलिटीज होती है आपकी, वो आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका दायित्व होता है जो कि आपको देना होता है लोगों को। असेट मतलब ये है कि आपको लेना है किसी से, और लाइबिलिटी मतलब आपको किसी को देना है। जैसे आपने ऋण, आपने किसी से उधार माल खरीद लिया था, उसको चुकाना पड़ेगा पैसा आपको। किसी भी रूप में लाइबिलिटीज हो सकती है आपकी। लाइबिलिटी में दूसरों को जो भी कुछ आपको देना है, चुकाना है, वो आपकी लाइबिलिटीज कहलाती है। ठीक। या तो आपने किसी से माल उधार खरीद लिया हो, तो जो आपको ऊपर अभी समझाया था पिछले वाले उसमें कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपके, यही होते हैं जिससे आपने उधार माल खरीद लिया है। ठीक है, वो आपको क्रेडिटर्स होते हैं। या कोई रिटर्न एग्रीमेंट अगर आपका हो गया है, उसने कुछ आपको विपत्र बना के दे दिया है, कुछ आपको बिल बना के दे दिया है, तो बिल से पेबल जो आपका होता है वो आपकी लाइबिलिटीज होती है। उसके अलावा बैंकों में कभी आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है। मतलब कुछ भी आपको अगर पैसा देना है दूसरों को, तो आपकी लाइबिलिटी होती है ना। और इसके अलावा बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में, तो अपन बोलते हैं कि बिजनेस को जो है बिजनेसमैन को देना है। तो कैपिटल अकाउंट तो हमेशा आपकी लाइबिलिटी होती है, लेकिन उसको लाइबिलिटी से अलग रखा जाता है, क्योंकि ये अंदर ये क्या है आपकी आंतरिक लाइबिलिटीज है। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। वैसे तो कोई किसी को चुकाता ही नहीं है। जिंदगी भर जितने सालों तक आप करते हैं व्यापार, आपके उसमें कैपिटल अकाउंट हमेशा दिखता ही दिखता है। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग को करने की एक मेथड है कि आप बिजनेसमैन को, बिजनेस को अलग अलग कर देते हैं। ये ध्यान रखें। ठीक है। तो इसलिए कैपिटल को अलग से दिखाया जाता है। हालांकि कैपिटल भी आपकी लाइबिलिटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस को तो उसको देना है ना भैया, है ना। अपन ने क्या बोला कि हम बिजनेसमैन को भी अलग मानते हैं इसके अंदर, है ना। तो बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, तो बिजनेसमैन तो बोलेगा कि मुझे लेना है, किससे लेना है, इस बिजनेस से लेना है। लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगी, वो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उसको उसको देना है। और उसी प्रकार से ड्राइंग्स क्या होती है, इसकी असेट्स होती है, क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया है। तब अब बिजनेस क्या बोलता है कि मुझे बिजनेसमैन से लेना है, इसलिए ड्राइंग्स क्या होती है, उसकी असेट्स होती है। ठीक है। तो उसको डेटर क्रेडिटर के हिसाब से अपन ना लेते हुए उसको अपन इस प्रकार से, क्योंकि स्वामी का अकाउंट है तो उसको कैपिटल और ड्राइंग्स के नाम से पुकारा जाता है। तो लाइबिलिटी ये होगी कि दूसरों को जो भी कुछ पैसा आपको देना है वो आपकी लाइबिलिटीज होती है। असेट मतलब आपको पैसा लेना है, या तो वो वस्तु के फॉर्म में होती है या अधिकारों के फॉर्म में होती है आपकी। और एक है आपका इसमें इंसॉल्वेंट। दोस्तों इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसकी लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है और असेट कम है उसके अगेंस्ट में। मतलब इसका संबंध क्या है, आपकी असेट और लाइबिलिटी से ही इसका मतलब निकलता है। यदि किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मान लीजिए उसने, उसके पास उसको जो है 10 करोड़ रुपए उसको देना निकल रहे हैं, और जबकि संपत्ति उसके पास 5 करोड़ की है मान लो, तो अब क्या होगा भैया, वो देने में तो अक्षम हो गया ना, अक्षम हो गया ना। इसको, इसी को बोलते हैं इनसॉल्वेंट। और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो सक्षम है ऋण देने में, मतलब जिसकी असेट भी और लाइबिलिटीज से, मतलब असेट ज़्यादा है लाइबिलिटीज कम है, मतलब ये असेट लाइबिलिटीज का ही जोड़ है एक तरह से। अगर आपकी असेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, मतलब आप सॉल्वेंट है। अगर आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है और असेट्स कम है, तो आप क्या है, इनसॉल्वेंट है। ठीक है। और अगर आपकी दोनों बराबर हो गई, आपकी असेट भी 5 करोड़ की है मान लीजिए और लाइबिलिटी भी 5 करोड़ की, तो भी आप सॉल्वेंट कहलाएंगे, क्योंकि आप माइनस में नहीं गए। लेकिन जैसे आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी असेट से, तो आप क्या कहलाते हैं, इंसॉल्वेंट। तो अगर कोई व्यापारी इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो अपना ऋण चुकाने में अगर अक्षम हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया तो अक्षम हो गया, नहीं, उसको न्यायालय में जाना पड़ता है, तो कोर्ट में जाना पड़ता है। और कोर्ट फिर ये डिसाइड करती है, कोर्ट अपने हिसाब से चेक करती है कि वास्तव में ये इंसॉल्वेंट हुआ कि नहीं हुआ। और फिर दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ये मान के चलिए कि अपन से अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में चला जाता है, तो वहाँ पे कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे आपका बिजनेस मतलब बिजनेसमैन को ही पकड़ते हैं वो लोग। अगर बिजनेसमैन पैसा चुकाने में अक्षम है, तो उसकी जो पर्सनल असेट्स है उस पर भी अटैक होता है, ये ध्यान रखें। वो बिजनेस से कितना पैसा कमा रहा है, उसके बाद कितने का भी ऋण है, तो अगर ये कोर्ट तक मामला जाता है, तो कोर्ट डिसाइड करती है, पहले तो वो देखती है कि वो बिजनेस से कितना कमा रहा है, कितना निकाल सकते हैं, कितने लोगों को पैसा चुका सकते हैं। और नहीं तो वो उसके जो पर्सनल असेट्स है, उसका जो घर है या उसके पास कोई कार है, उन सबको भी बेच के, मतलब वो पूरा सड़क पे लाके रहेगी आपको, उन सबको भी बेच के वो जितना निकलवा सकते हैं निकाल देंगे। उसके बाद अगर आप देने में अक्षम हुए, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है व्यक्ति, तब जाके आप उस ऋण से मुक्त होंगे, अदरवाइज आप मुक्त नहीं होंगे। तो पूरा दिवालिया निकालने के बाद ही आपका जो है मुक्ति आपको मिलेगी।
जितना वो निकाल सकते हैं आपके उसमें पैसा निकाल लेंगे। आपकी पर्सनल असेट पे भी अटैक होता है अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है या फिर वो प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म है। तो कंपनी का केस अलग हो जाता है। कंपनी में आप लीगली तरीके से इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, वो एक एंटिटी के रूप में काम करती है। तो कंपनी अपने आप में अलग हो जाती है और मालिक अपने आप में अलग हो जाती है, इसका मालिक से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन साझेदारी में और एकाकी जो व्यापारी होते हैं अपने, उसमें ध्यान रखें आप, सिर्फ अकाउंटिंग जब तक अपन करते हैं तो अपन दोनों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन जब वो केस कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ कोई अकाउंटिंग नहीं है दोस्तों। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट आपका हो गया है। तो ये कुछ आपकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी जो कि आज की कवर करनी थी आपकी। तो यहाँ तक कि आपकी कवर होगी दोस्तों। और इसके अलावा जो आपकी रह गई मेन, जो मैं अभी आपको और भी करवाऊंगी, वो अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो आज के इसमें आपका इतना ही कवर करना था दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने ये कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है दोस्तों, इसका जरूर से आप लाभ उठाएं। आप शुरू से देखें, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा इसमें, लेकिन एक बार अगर आपकी न्यू पक्की होगी दोस्तों तो आपका जो कैरियर है काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आपका अगर कंप्यूटर पे कमांड हो गया, अगर आपका अकाउंटिंग पे कमांड हो गया, तो उसके बाद तो कुछ बाकी रह नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से चैनल पे आप बने रहिए, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।